मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद यूपीए का नाम बदलकर इसे इंडिया नाम दिया गया है, जिसका पूरा मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। इस नाम को लेकर खूब चर्चा, क्योंकि विपक्षी एकजुटता को सीधे देश के नाम से जोड़ दिया गया है, जिसका तोड़ निकाल पाना इंडिया के लिए आगे मुश्किल हो सकता है। हालांकि कुछ बीजेपी नेताओं की तरफ से इंडिया को भारत करने की मुहिम शुरू हो गई है और कहा गया कि वो अब भारत शब्द का इस्तेमाल करेंगे और विपक्षी दलों ने इसका भी काट ढूंढ लिया है। जी हाँ, बताया गया कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद अब नई टैगलाइन भी जारी की है। ये टैगलाइन जीतेगा भारत है, जिसे अब देश भर में फैलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दलों की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव तक हर किसी जुबान पर ये नाम हो। सूत्रों ने कहा कि इसे कई क्षेत्रीय भाषाओं में दोहराए जाने की भी संभावना है। जी हाँ, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के वंदे मातरम के बारे में एक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के शोर शराबे के बाद बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। संभाजी नगर जिले में हुए दंगे का मुद्दा उठाते हुए आजमी ने कहा कि वंदे मातरम का नारा लगाना उन्हें अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना ही होगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम केवल खुदा पे विश्वास करते हैं। जी हाँ, सदन से बाहर आने के बाद अबू आजमी ने कहा कि जब भी हाउस में वंदे मातरम होता है तो मैं खड़ा होकर उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे मजहब में ये कहा गया कि अल्लाह जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए और सारी दुनिया को बनाया, उसके अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुका सकते हैं। ये मेरी मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त कब जारी होगी, इसकी तारीख सामने आ चुकी है। 28 जुलाई को किसानों के खाते में किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के नागौर जिले में डीबीटी के माध्यम से करीब 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। गौरतलब है कि लाभार्थी मानसून सीजन में किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसका लाभ लेने से ये किसान वंचित भी रह सकते हैं। जी हाँ, पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते तो ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक इस प्रक्रिया को पूरी नहीं की है तो फौरन कर ले। आप ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को यूपी के सभी स्कूली छात्राओं को सौगात दी गई है। वहां कल 1,91,00,000 स्कूली छात्राओं को नए सत्र में स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, मौजे के लिए 2,300 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए छात्राओं के अकाउंट में भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रति छात्र छात्राओं को 1,200 रुपये धनराशि दी गई है। इसी के साथ 125 कस्तूरबा गांधी आवास बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण का लोकार्पण भी किए हैं सीएम। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से जॉब को लेकर काम की खबर आ रही है। आपको बता दें कि लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने भी भर्ती निकाली है। एक और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ऐसे में राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किए हैं। जी हाँ, ये भर्ती 258 पदों पर होगी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 जुलाई से 18 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों में ढील दी है। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए 2% रैंडम RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश 20 जुलाई यानी आज से लागू होंगे। हालांकि नियमों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पहले की तरह कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।
जी हां, आपको बता दें कि बुधवार दोपहर मणिपुर की राजधानी पहुंचे तृणमूल कांग्रेस सांसदों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि वे हिंसा प्रभावित राज्य के सभी समूहों और समुदायों से मिले हैं और उनकी समस्याएं सुने हैं। जी हां, टीएमसी आरोप लगाती रही कि केंद्र और मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों की विभाजनकारी नीतियों के कारण जातीय संघर्ष हुआ है, जिसमें 150 से अधिक लोगों की जान चली गई है। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक समेत 3 राज्यों से बीते 24 घंटे में 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बुधवार को बेंगलुरु से 5 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। ये आतंकी बेंगलुरु में धमाका करने की योजना बना रहे थे। जी हां, वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे से 2 इनामी आतंकियों को अरेस्ट किए हैं। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था। एक आतंकी फरार हो गए, जिसकी तलाश की जा रही है। जी हां, उधर बिहार की मोतिहारी से मंगलवार रात को एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पीएफआई के एक आतंकी को अरेस्ट किए हैं। उससे पूछताछ की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बुधवार को हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में लोगों ने 13 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। वहां विपक्ष की बुलाई रैली में पहुंचे इन लोगों ने हसीना से इस्तीफे की मांग की है। जी हां, ढाका समेत 16 जगहों पर रैली निकाली गई है। इस दौरान हुई हिंसा में विपक्षी दल के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। लोकल मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने फिर से चुनाव कराने की मांग को लेकर इन रैलियों का आयोजन किया था। जी हां, आपको बता दें कि उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान छत से थूकने वाले आरोपी का घर प्रशासन ने बुधवार सुबह बुलडोजर से गिरा दिया है। सुबह 10 बजे नगर निगम और पुलिस की टीम ढोल और डीजे लेकर घर गिराने पहुंचे थे। जी हां, कार्रवाई होने तक शहर के टंकी चौक इलाके की दुकानों को खुलने नहीं दिया गया है। टीम ने सबसे पहले आरोपी अदनान मंसूरी के घर को खाली करवाया, फिर बुलडोजर चलाए हैं। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मुनादी का नियम है, इसलिए डीजे लेकर आए थे। आरोपी के मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा गया है। जी हां, आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया को लेकर अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। उन्हें इस मामले में कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख तय की गई। ईडी मामले में सिसोदिया पर राउज एवेन्यू कोर्ट 25 अगस्त को अगली सुनवाई करेंगे। इस दौरान कोर्ट की तरफ से पुलिस को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया के साथ पेशी के दौरान हुई धक्का मुक्की मामले पर कोर्ट ने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि सिसोदिया को इसकी सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में दी जाए। जी हां, आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हासिल की गई है, क्योंकि पुलिस द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 25 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में मक्खन सिंह, बलजिंदर सिंह, गुरविंदर सिंह शामिल है और इसके अलावा एक नाबालिग भी पकड़ा गया है। इनकी गिरफ्तारी के साथ अलग अलग ब्रांड के कुल 25 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार को दिलचस्प सियासी तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजीत पवार से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत कर दी। जी हां, वो एनसीपी जिसकी शिवसेना सहयोगी है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में सभी जानते कि मेवाड़ की 28 सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे मेवाड़ बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां एक दशक से भाजपा का राज था। जी हां, कांग्रेस यहाँ ऐसी पटकनी दी कि बीजेपी से सिर्फ सीट ही नहीं छीनी, बल्कि पार्टी तीसरे स्थान पर आ पहुंची है। इसके पीछे बड़ा कारण था बीजेपी की गुटबाजी। ये विधानसभा सीट है प्रतापगढ़ जिले की धारियावाद। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।